मेरा पहला सवाल प्रोफेसर साहब से रहेगा बड़े विनम्रता के साथ कि आप अपने जीवन के अंदर, अगर आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, आपके विद्यार्थी जीवन में जब आप स्कूल में थे और आपके माता पिता आप सब साथ रहते थे, उस स्कूल जीवन में आपको कौन कौन सी किताबों की स्मृतियां हैं, वो बताइए। आ, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं इस बात के लिए आप सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे कि मैं व्यक्तिशः अधिक लोगों से परिचित भी नहीं हूँ और बाय नेम भी मैं अभी उच्चारण नहीं कर पाऊँगा। अवस्थी जी ने मुझे बहुत पीछे धकेल दिया है और मुझे मेरे जीवन में जिस पुस्तक ने परिवर्तन किया और मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था, जी। एक पुस्तक हुआ करती स्वामी मुक्तानंद की चित्त शक्ति विलास। जी जी। अभी भी वो पुस्तक है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। बहुत छोटा था, 10वीं क्लास का विद्यार्थी, नामा पास करके आया था। घर का वातावरण इस प्रकार से था, मेरे भाई प्रोफेसर थे और पिताजी हमारे पांडित्य का कार्य करते थे, ज्योतिषाचार्य थे। बड़े भाई साहब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मेरे से बड़े भाई साहब डॉक्टर थे और मैं पढ़ रहा था, तो घर में इस प्रकार की पुस्तकें आती रहती थी। उसके बाद में विवेकानंद साहित्य से हम लोग अवगत हुए और उसमें जो राजयोग की जो व्याख्या विवेकानंद जी ने की है, उसको मैंने कई बार पढ़ा। पता नहीं कितना समझ में आया या नहीं आया, पढ़ता तो मैं अभी भी वही किताब पढ़ता रहता हूँ बार बार। और मुक्तानंद जी की किताब मैंने कई बार पढ़ी है। अनुभूति जन्य है। एक योगी जब समाधि में बैठता है, जिन अनुभूतियों का उसको एहसास होता है, शायद पहली बार किसी व्यक्ति ने उनको लिपिबद्ध किया है। यह उनकी अपने स्वयं की साधना की पूंजी थी, जिसे उन्होंने समाज के लिए खोला। और कुंडलिनी जागरण के संबंध में प्रत्येक चक्र की क्या क्या अनुभूति उनको रही, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो अनुभूति किसी चीज को देख करके, पढ़ के, सुन करके मेरे को होती है, कोई जरूरी नहीं कि आपको भी हो, और जो आपको होती है कोई जरूरी नहीं कि मुझे हो, क्योंकि जो अनुभूति जन्य जीवन है, हमारा सारा जीवन सापेक्ष अनुभूति जन्य है। वह हमारे संस्कार, हमारे योग सुयोग, हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म, इसी के कारण व्यक्ति की अभिरुचि, उसकी मानसिकता, उसका चित्त, उसके संबंध, उसके मित्र बनते हैं। ऐसा मैं मान के चलता हूँ और इसमें मुझे अच्छा लगता है। और बहुत बढ़िया। ये चूंकि आपने पहली बार पूछा है मेरे से मेरे जीवन के बारे में किसी ने, तो मैं आपको ये यथार्थ आपके सामने रख रहा हूँ। वो 10वीं की परीक्षा जो है किस शहर से दी थी? मुरैना से दिया था मैंने, मुरैना। अच्छा अच्छा, मुरैना से। अच्छा, हाँ, मुरैना जिला है भिंड के पास। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ये जो क्षेत्र है, मैं मूलतः ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मेरे ब्रदर वहाँ कॉलेज में पढ़ाते थे और मैं वहाँ एक स्कूल में पढ़ता था। हम कोई बहुत बड़े धनाढ्य और रईसी परिवार के नहीं हैं, सामान्य परिवार के जीवन गुजारा है, लेकिन बड़े सम्मान के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़े आत्मसम्मान के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, हमारा पूरा परिवार। मैं भी उसमें अपने को गिनता हूँ। जी जी, यही भारतीय मेधा की शक्ति है कि वह हम सबको, ईश्वर की कृपा भी रहती है कि हमें योग्य बनाता है और हमें अवसर देता है। इसमें हमारे संस्कारों का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी। मेरा आपसे एक और सवाल है पूरे देश की युवा पीढ़ी के लिए कि एक हम
कई बार फैशन के तौर पे कह देते हैं कि युवा पीढ़ी उच्छृंखल हो रही है या मूल्य विहीनता की स्थिति में है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हर समय के हर दौर के अपने दबाव होते हैं और उसे युवा होती पीढ़ी सबसे पहले फेस करती है, सामना करती है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब आप कॉलेज में आए, अपने स्टूडेंट लाइफ से, मैं आपको अब स्कूल से कॉलेज में की यात्रा करवा रहा हूँ, तो कॉलेज में उस वक्त का जो माहौल आपने देखा अपने एमए के दौरान या अपने पीएचडी के दौरान, तो वो माहौल और आज के माहौल में गंभीर चिंतन, पठन पाठन क्या अब भी पाते हैं? और उस दौर में क्या माहौल था, ये हमें बताइए। बड़ा अनुशासन था। प्राचार्य से डर भी लगता था, प्रेम भी लगता था। हमारे शिक्षक जब कॉरिडोर से निकलते थे तो हम लोग अपने कमरों में घुस जाते थे, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते थे। उनका कोई डंडा नहीं चलता था और वो हमसे कहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि यदि वो देखेंगे तो ये कहेंगे कि क्या संस्कार हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं या कैंटीन में और यहाँ घूमने के लिए आते हैं। कैंटीन प्रायः खाली रहती थी, जब वक्त होता था तभी लोग उसमें जाते थे। और हमारे जो प्राचार्य जी थे वो जब राउंड पे निकलते थे तो सारे प्रोफेसर, सारे कर्मचारी, सारे विद्यार्थी इतने, जैसे एक मिलिट्री का अनुशासन होता है उस तरीके का रहता था। मुरैना जैसा आप लोग ऐसा मान के चलते हैं कि वो डाकुओं का और उत्सृंखल लोगों का क्षेत्र है, लेकिन मुरैना में जितनी आत्मीयता, अपनत्व और प्रेम है, जिसके पास है वो उसको देता है। यदि शत्रुता है तो शत्रुता भी निभाता है, और प्रेम है तो पराकाष्ठा तक निभाता है। बहुत बढ़िया। उस परिवेश में मैं निकला हूँ और मुझे वहाँ से जो प्रेम, स्नेह, सम्मान, सौहार्द मिला, और यहाँ तक आने में मेरी जो जड़ें हैं वो अभी भी वहीं से सिंचित होती हैं। मेरे अपने पुराने मित्र हैं और कुछ मित्र तो नहीं हैं, जो बचे खुचे हैं उनके बीच में हम लोग संवाद करते रहते हैं। और मैं बहुत सीधा साधा संकोची व्यक्ति था और उस दृष्टि से मुझे आप लोगों के बीच में आने में भी थोड़ा झिझक हो रही है कि इतने बड़े विद्वान लोगों के बीच में मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा। लेकिन आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो जैसा मेरे पे से बन पड़ा है मैंने आपको बताया है। नहीं, जरूर। जो सत्य है। कुछ सवाल और हैं सबकी तरफ से मेरे पास। जी, मेरे लिए क्या सवाल करना? वो ये है कि जैसे हमारा भारतीय जीवन सर्वांगता में रहता है, संपूर्णता में रहता है। हाँ। अध्ययन हो गया है तो खेल कूद भी जरूरी है। तो आप अपने विद्यार्थी जीवन में कौन से खेलों में रुचि थी आपकी? मेरी खेल में रुचि नहीं थी। अच्छा, रुचि नहीं थी खेल में। मैं योगासन जरूर करता था। एक केंद्र था, वहाँ पर मैं योग करने के लिए जाता था और 1-1.5 घंटे मैं योग करता था और मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता था। और उसके बाद में जो ध्यान और शवासन हुआ करता था उसमें मैं सोने की मेरे को बड़ी वो थी। आसन करने के बाद 20 मिनट सो जाता था। तो ये इसमें मेरे को सुकून मिलता था, खुशी मिलती थी। और आजकल जो व्यक्ति जो भी काम करता है अपने आंतरिक खुशी के लिए ही करता है। चाहे वो किसी को मारता है तो भी उसको खुशी होती है, नीत्शे की तरह। और यदि वो ऊपर उठता है तो अरविंद की तरह उसको उसमें भी खुशी होती है। तो दोनों ही दर्शन पैरेलल चलते हैं। यह हमारा भाग्य है कि हम किसका साक्षात्कार कर पाते हैं और किस रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। बहुत बढ़िया जी। मेरा प्रश्न अधूरा रह गया था, वो यही था प्रोफेसर साहब से जी, तकनीक जो आज के समय में युवा जोर दे रहे हैं और आप लोगों के समय में, इसमें अर्जुन चौहान जी भी आते हैं, कुलपति जी भी आते हैं, विजयेंद्र त्रिपाठी जी भी आते हैं, देवेंद्र बहल जी भी आते हैं, तो उस वक्त तकनीक पे इतना जोर नहीं था। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम तकनीक और प्राचीन मूल्य और संस्कार, इन दोनों को साथ लेकर के सफलतापूर्वक चल सकते हैं या नहीं? हाँ, क्यों नहीं चल सकते, चलना चाहिए। यदि नहीं चलेंगे तो एक पैर हाथी की तरह हो जाएगा और दूसरा टीटरी की तरह हो जाएगा। यदि हमें संसार में दौड़ लगानी है और मैराथन जीतना है तो या तो हमें दोनों पक्ष अपने कमजोर करने पड़ेंगे
हमें तकनीकी का ज्ञान भी होना चाहिए, विज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, और हमारी परंपराओं को तकनीकी में डाल करके सारे जगह प्रसारित करना चाहिए, है ना। हमारी परंपराओं का तकनीकीकरण और भारतीय वाङ्मय का अंतर्राष्ट्रीयकरण जब तक हम नहीं करेंगे, और कर रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है, तो हम अब विश्व में अपनी पृथक पहचान नहीं बना पाएंगे। और हमारी जो पृथक पहचान बनी है, इसी से बनी है, इसमें दो मत नहीं है। दुनिया हमें इसी तरीके से निहारता है। दुनिया हमें अन्य देशों की तरह भोग विलासता में और चाइना की तरह दरिद्रता में नहीं निहारता है। दरिद्रता से मेरा आशय मानवीय मूल्यों की दरिद्रता से है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुलपति जी ने इसके साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार 3 दिवसीय हम करने जा रहे हैं, तो यही है भारतीय वाङ्मय का अंतर्राष्ट्रीयकरण, या भारतीय वाङ्मय से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे जो प्रेरणा मिल रही है। अब मैं अनुरोध करूंगा कि विजेता जी युवा प्राध्यापिका हैं, लेक्चरर हैं, अपने 2-3 प्रश्न जो उनके पास हैं सर से पूछें, और फिर इनका सर का काव्य पाठ हो, और प्रोफेसर साहब के काव्य पाठ पर टिप्पणियां करने के लिए विजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे बीच में रहेंगे। और मैं चाहूंगा कि अर्जुन चौहान जी भी कुछ बोलेंगे सर की कविताओं के ऊपर, और इसके अलावा विजेता जी अपनी सवाल पूछेंगे। बहुत अच्छा जी, धन्यवाद सर। सर, मेरा सवाल, पहला सवाल ये है कि काव्य सृजन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे लगता है कहीं से प्रेरणा कहीं से मिलती नहीं है, ली नहीं जाती है। बहुत सुंदर। प्रेरणा कौन किसको प्रेरित कर सकता है? वो तो आती है, अंदर से आती है। आती है तो अब आती है तो आती है। मैं किसी चित्र को देख रहा हूँ, मेरे मन में जो भाव है, कोई जरूरी नहीं कि आपके मन में भी वो भाव हो। तो मुझे लगता है कि मैं जो कक्षा 9th में पढ़ता था या 8वीं में पढ़ता था, तब मैंने बहुत पहली बार मैंने चूँकि रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा था और देखा था कि वो जो सफ़ेद बगले लाइन में चले जा रहे थे, उनको देख करके उनको समाधिस्थ हो गए और मूर्छित हो गए। तो मुझे लगा बगलों को देख करके कैसे आदमी में मूर्छा आ जाती है। बस मैं सोचने लगा, और फिर मैं बगलों की तरह उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उड़ तो नहीं सकता था, लेकिन मैंने कई बार बगलों को पकड़ा है उड़ते हुए। ऐसी बात नहीं है, है ना। तो इसी को आप प्रेरणा समझ लें या इसी को आप जो भी कुछ समझ लें, लेकिन फिर भी मेरे बड़े भाई थे नारायण प्रसाद शर्मा, वो कविता करते थे, हिंदी के प्रोफेसर थे, जीवाजी यूनिवर्सिटी में उनका नाम था। तो वो लिखते रहते थे और मैं चोरी चोरी उनको पढ़ता रहता था। छोटी छोटी लाइन में लिखते थे, छोटे छोटे शब्द लिखते थे, यदा कदा मैं पढ़ लेता था, कुछ मेरे मन में रह जाता था, कुछ नहीं रह पाता था। धीरे धीरे अभ्यास हो गया, और फिर मैं ये तो नहीं कहता मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं मूलतः राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उसमें भी चीन, इंडोनेशिया और भारत, ये मेरा रुचिकर विषय है, इसमें मेरे को बड़ी अभिरुचि है। जी जी हाँ, जी हाँ जी सर। सर, एक सवाल मेरा और यह है आपसे कि आप कुलपति हैं, कवि हैं, राजनीति में रुचि रखते हैं। राजनीति शास्त्र में, राजनीति में नहीं, राजनीति शास्त्र में, पढ़ाने में। जी जी जी, मैंने वही कहा जी जी, शब्द में इधर उधर हुआ होगा। तो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आप। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुलपति रामदेव जी और कवि रामदेव जी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, बहुत अच्छा सवाल, कोई अंतर नहीं है। मेरी फाइलों में भी नोटशीट है, और मेरे मन में जो है उसमें बिल्कुल निश्चल भाव से, शुद्ध तरीके से, ट्रांसपेरेंट, जिसे मैं मानता हूँ कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, तो मैं तो जो होता है वो लिखता हूँ, और उसमें कुलपति और कवि में कोई अंतर नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। जी, आपकी कविताएं, आपकी जी। सर, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी 1-2 कविता हमने सुनाएं।
एक दो तो नहीं, मैं क्या 3 सुनाइए, 3। मैंने 3 सुनी है, आपकी 3 पढ़ी हैं। मैं आपको अब पता नहीं आपको कैसा लगेगा। मैं एक कविता कहिए या विचार कहिए या मेरे मन का जो भाव है वो जी। कहिए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जी। जीवन में पहली बार मैं इस तरीके से किसी को ये कविता सुना रहा हूँ। स्वागत है सर, और स्वागत है। उसको सुनाने की प्रेरणा भी मुझे इसलिए मिल रही है कि गोवा की राज्यपाल माननीय मृदुला जी सिन्हा, जी। उन्होंने मेरी एक पुस्तक को फॉरवर्ड लिखा था। तो आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है। हाँ, इस कविता के ऊपर इस विचार के ऊपर उन्होंने लगभग 4-5 प्रश्नों की समीक्षा भी लिखी थी। तो अच्छा। मैं उसी को पढ़े देता हूँ और मैं समझता हूँ उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने को व्यक्त कर पाऊँगा। जी, ज़रूर, पढ़िए। शीर्षक भी कह लीजिएगा या विचार कह लीजिएगा। इसमें है वेदना और संवेदना। वेदना ही वेदना है जिंदगी में। वेदना एक भाव है संत्रास का। वेदना एक राग है विषाद का। वेदना प्रवाह है निज भोग का। वेदना प्रतिबिंब है वियोग का। संधि युति से विग्रह से, संधि से युति से विग्रह से जन्म लेती वेदना। भाव से विच्छिन्न होती तड़फड़ाती वेदना। हीनता दुर्भावना को प्यार करती वेदना। संकुचित कुंठित हुई सहमी हुई सी वेदना। कौन है जो वेदना के भाव से उन्मुक्त है? मैं एक दृश्य दिखा रहा हूं। कौन है जो वेदना के भाव से उन्मुक्त है? कौन है जो वेदना के सत्य से अनभिज्ञ है? भावनाओं का समन क्षरण करती वेदना। जिंदगी के व्योम को अक्षुण्ण करती वेदना। हृदय की गहराइयों तक तड़ित होती वेदना। जिंदगी के साम्य में भूचाल लाती वेदना। जिंदगी के मूल स्वर में बदलाव लाती वेदना। मन बुद्धि चित्त के तंतुओं को झंकार देती वेदना। एक दूसरा बात आती है, किस तरह ऊपर उठूं उस वेदना से। किस तरह ऊपर उठूं इस वेदना से। किस तरह ऋण मुक्त हूं वेदना से। कौन है उभारेगा मुझे इस वेदना से। कौन है जो मुझे तरासेगा इस वेदना से। कौन है जो महकाएगा मुझे। रूपांतरित होते हुए इस वेदना से। जन्म लेता मुक्त होता वेदना से। एक ही विकल्प है वेदना का, संवेदना, संवेदना और सिर्फ संवेदना। ये तो मेरे कुछ प्रश्न थे मन में, और फिर उसको उस दृष्टि से हमने आगे बढ़ाया। संवेदना की चेतना है वेदना। अच्छा। जो प्रश्न हमने उठाए थे उसमें हमारे ही एक साथी मन ने बोला कि संवेदना की चेतना है वेदना। वेदना का मर्म है संवेदना। वेदना से जन्म लेती मूलतः संवेदना। संवेदना के लक्ष्य को आकार देती वेदना। अब तो तुम विस्तार दो संवेदना को, पूरे व्योम में फैला दो। अब तो तुम विस्तार दो संवेदना को, जागृत करो अनुप्राणन संवेदना को। क्योंकि युक्ति है संवेदना, मुक्ति है संवेदना,
प्राण है संवेदना, वायु है संवेदना। वेदना से मुक्ति की अनुभूति है संवेदना। संवेदना क्या है? वेदना से मुक्ति की अनुभूति है संवेदना। सहृदयता के भाव को अभिव्यक्ति है संवेदना। एक ही तत्व का समभाव है संवेदना। हिंसा से अहिंसा का मार्ग है संवेदना। क्रूरता से करुणा का सहभास है संवेदना। मानवत्व का प्रखर उन्माद है संवेदना। दूसरों के कष्ट का एहसास है संवेदना। मनुष्यता की प्राण औषधि है संवेदना। उनकी आंखों के आंसू हमारी आंख से झलकें, यही समभाव है संवेदना। दूसरों की वेदना को स्वयं सोख लेना का अनुभव है संवेदना। इंसानियत का कर्म और मर्म है संवेदना। निर्मल मनोभाव का प्रस्फुटन है संवेदना। तर्क की तार्किक अभिव्यक्ति है संवेदना। आंतरिक उल्लास की अनुगूंज है संवेदना। अंतिम जो वाक्य हैं वो इस प्रकार से हैं। क्या तुम संवेदनशील हो? क्या तुमने संवेदना को जिया है? क्या तुमने कभी संवेदना का आलिंगन किया है? तब खड़ा होकर के मेरा मन कहता है, आज तो परिदृश्य ही बदला हुआ है। आज तो परिदृश्य ही बदला हुआ है। संवेदनाओं का असर धूमिल हुआ है। यातनाओं के शहर में, क्रूरताओं के भंवर में, वेदना के कहर में भावनाएं लुट रही हैं, संवेदनाएं बिक रही हैं। दिलचस्प। तुम भी एक बोली लगा लो, मौन क्यों साधे हो? बहुत खूब। संवेदनाएं तो बिकती हैं। तुम भी एक बोली लगा लो, मौन क्यों साधे हुए हो? जिंदगी जीवंत जी लो, जीवंतता अमृत पी लो। मानवता से जन्म लेकर कटुता क्यों पाले हुए हो? बहुत खूब, बहुत खूब। अतः उठो, अतः उठो, विध्वंस कर दो यातनाओं के शिविर को। ये यातना के शिविर हिटलर ने बनाए थे। उठो और विध्वंस कर दो यातनाओं के शिविर को। प्रेम की सरिता बहा दो, मुक्त होगी वेदना तब। एकात्म का भाव जगा दो, मुक्त होगी वेदना तब। एक ही के रूप हैं सब, एक ही में सब समाहित, तब उग्रता मतभेद क्यों? जिंदगी में जिंदगी से भागवत यह द्वेष को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, अद्भुत। आपने अपनी कविताओं के माध्यम से, और मैं देख रहा था जो शब्द चयन आपका है वो बहुत ही अनुभवी लेखक का लगता है। और कविताओं का लिखने का मेरा कोई अनुभव नहीं है, ये तो ऐसे ही लिख गया है ना। कविताएं तो मैं अभी देखिए ये तय करेंगे हमारे दो आलोचक। मैं साहित्य अकादमी के संपादक माननीय विजेंद्र त्रिपाठी जी को, जो अभी अभी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है जी, उन्हें कह रहा हूं कि वो प्रोफेसर साहब के व्यक्तित्व पर और इस रचना पर अपनी बात रखें। विजेंद्र त्रिपाठी जी। अभी हमने आवाज आ रही है? हाँ आ रही सर, आ रही सर त्रिपाठी जी। भारद्वाज जी से उनकी एक लंबी कविता वेदना और संवेदना सुनी, जिसे हम निश्चित रूप से एक विचार कविता की कोट में रख सकते हैं। अगर इसे एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो 3 खंडों में एक कविता है। एक में वेदना को परिभाषित किया है, दूसरे में संवेदना को, और फिर वेदना और संवेदना को आपस में जोड़ते हुए आज के आधुनिक मनुष्य को संबोधित किया है। एक
जो भारतीय दर्शन की जो धारा रही है वो भी इसमें हमें दिखती है। हम वेदना की बात जब कविता में करते हैं तो हमें महादेवी जी की याद आती है। तुझमें पीड़ा को ढूंढा, तुझमें ढूंढूंगी पीड़ा, या मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूं। हम ये पंक्तियां पढ़ते आए हैं जी। और वेदना का एक व्यापक परिदृश्य हमें महादेवी जी की कविता में मिलता है। प्रसाद जी में वो दूसरे रूप में एक आनंदवाद का जो दर्शन, शैव दर्शन है उसमें जाता। तो हम इस कविता को उस पृष्ठभूमि से जो दार्शनिक भारतीय दर्शन की धारा है उससे हम जोड़ करके देख सकते हैं कि जो मूलतः जो वेदना है वो एक मनुष्य को दूसरे से जोड़ती है। जब हम सुख में होते हैं, समृद्धि में होते हैं तो हम एकाकी होते जाते हैं, अपने आप में एक द्वीप बन करके जैसे उसमें रहने लगते हैं। लेकिन जब हम दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो ये पीड़ा हमें, एक मनुष्य की पीड़ा दूसरे से जोड़ती है। ये हमें एक वैश्विक मनुष्य बनाती है। एक देश के मनुष्य की पीड़ा कहीं अफ्रीका में कुछ हो रहा है, उस मनुष्य की पीड़ा से जाकर के जुड़ती है, उसकी वेदना से जुड़ती है। तो इस रूप में भारद्वाज जी ने वेदना को देखने की जो एक दृष्टि दी है वो निश्चित रूप से पारंपरिक जो हमारी दृष्टि है उसको प्रतिच्छायित करती है और उसको, वेदना को फिर संवेदना के साथ जोड़ा है। निश्चित रूप से वेदना उसी में है होगी जिसमें संवेदना है। जो संवेदनहीन है वो पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकता, और खास करके अपनी पीड़ा का अनुभव तो कर सकता है, व्यक्तिगत पीड़ा का, लेकिन दूसरे व्यक्ति की पीड़ा का अनुभव जिसमें संवेदना नहीं है वो नहीं कर सकता। तो एक संवेदनशील मनुष्य है वो अपनी वेदना को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य देता है और उसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ता है, उसके दुखों से जुड़ता है, उसके सुखों से जुड़ता है। और फिर अंत में एक जो आज का मनुष्य है, संवेदनशील मनुष्य है, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये संवेदना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का समाज संवेदनहीन होता जा रहा है। हम देखते हैं तमाम जो घटनाएं हमारी आंखों के सामने से रोज गुजरती हैं, अखबार के पृष्ठों पर या दूरदर्शन के चैनलों पर, कि किस तरह से हमारा ये समाज संवेदनहीन होता जा रहा है। अभी हमने देखा पिछले दिनों जब लॉकडाउन हुआ था तो किस तरह से अप्रवासी मजदूर जो जा रहे थे उनकी वेदना को हमने देखा कि हजारों मील पैदल यात्रा करते हुए छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ, वृद्ध के साथ, उस पीड़ा को हमने महसूस किया और उसके विरुद्ध एक आवाज भी उठी कि भाई ये क्या हो रहा है इस देश में। तो इस सारी पीड़ा को, इस सारी वेदना को उन्होंने बड़े ही ढंग से, और एक जो हमारी शब्दावली है, पारंपरिक शब्दावली जो इस तरह की कविता के लिए बहुत ही उपयुक्त है, उस शब्दावली का उपयोग करते हुए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कविता रची है। बहुत ही साधुवाद देता हूँ भारद्वाज जी को, और मुझे मालूम है कि ऐसी और कविताएं उनके पास होंगी जो अवसर आने पर कभी हम और सुन सकेंगे। बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। धन्यवाद त्रिपाठी जी। जी संदीप जी, मैं प्रोफेसर अर्जुन चौहान जी, मैं आदरणीय अभी रामदेव भारद्वाज जी की 2 रचनाएं मैं सुन चुका हूँ। मैं बधाई देता हूँ और मैं उनकी बात से असहमति भी जताता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैंने कविता पढ़ी नहीं, लेकिन कविता तो मंजे हुए कवि से बेहतर पढ़ी। पहली बात ये, और दूसरी बात कि ने सही टिप्पणी की शुरू में कि इस तरह की शब्दावली का चयन होना एक बेहतर कवि के लिए और कविता के लिए जरूरी होता है। मैं समझता हूँ कि हर शब्द दाद देने योग्य था, और 2-3 बातें उसमें मैंने पाई कि जिंदगी के भाव से बदलाव लाने वाली वेदना को आपने, कि वेदना है तो वही जिंदगी में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन ला सकता है।
और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक विज्ञान के होने के नाते उनका प्रतिबिंब उनकी कविता में भी झलकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राण वायु के रूप में और मुक्ति के रूप में वेदना और संवेदना को आपने कहा, लेकिन एक पीस आपके भीतर ये भी है कि वेदना का असर धूमिल होता जा रहा है। ये एक मार्के की बात और एक राजनीतिक विशेषज्ञ ही इस तरह की बात मैं समझता हूँ कि कविता में कर सकता है, और आपने वो की। और अंतिम बात जो आपने कही कि उठो विध्वंस कर दो यातनाओं के शिविरों को, तो इसमें आपके भीतर का परिवर्तनकारी रचनाकार भी सामने आता है। परिवर्तन के लिए ध्वंस भी गवारा है आपको। और अंतिम बात कि आपकी रचना ने मुझे, जैसे त्रिपाठी साहब ने सही कहा कि महादेवी जी की बात उनको याद आई, दोहराऊंगा नहीं, मुझे पंत जी की बात याद आ गई, सुमित्र मंडन पंत जी। तो वही पंत जी जिन्होंने कहा था, आ से उपजा होगा गान, वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। बहुत जानदार कविता साहब भारद्वाज जी ने हमें सुनाई। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन के पात्र है, अधिकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपको साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रतिक्रियाओं पर, और आपने जिस धैर्य से बातों को सुना, समझा और अपने उद्गार मुझ तक पहुंचाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्कार। मैं बहुत ही संक्षेप में आज की पीढ़ी के एक उड़ीसा में अस्थायी व्याख्याता के पद पर कार्य कर रहे राकेश दुबे से कहूंगा, वो आज की पीढ़ी 28-29 साल के युवा प्राध्यापक रचनाकार हैं, तो वो भी 2 मिनट में कुलपति जी की कविता पर अपनी टिप्पणी बोले। राकेश दुबे। उसके बाद नमस्कार सबको मेरे तरफ से नमस्कार जी। उसके बाद प्रयागराज से बोलेंगे हमारे साथी लेक्चरर जी, फिर आगे बढ़ेंगे जी। सर सबको नमस्कार, मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही। हेलो जी। इतने अच्छी कविता और इतने बड़े व्यक्तित्व, इनकी कविता पे हमारी पीढ़ी की दृष्टि देने के लिए मुझे मौका मिले, इसके लिए आप सबको सादर प्रणाम। बहुत ही सुखद अनुभव रहा। वेदना और संवेदना पर समाज शास्त्र का एक विद्यार्थी, एक अध्येता, एक विद्वान और भारतीय अकादमिक जगत में सर्वोच्च पद जिन्हें कहा जाता है कुलपति का, और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बने इस विश्वविद्यालय के कुलपति जी को सादर प्रणाम। और राजनीति शास्त्र जो सत्ता का अध्ययन करता है, शासन का अध्ययन करता है, और स्वयं प्रोफेसर भारद्वाज जो अभी शासन और प्रशासन के साथ साथ एक अच्छे प्रशासक के पद पर भी हैं, ऐसे में अगर संवेदनाओं पे कविता लिखी जा रही है, इससे बड़ा हमारी पीढ़ी के लिए सुख। तो आज शायद धूमिल साहब होते तो उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई, मैं पूछता हूँ इस संसद से, और संसद का हमारे देश का संसद मौन है, ये कविता सुनने के बाद भारद्वाज सर के शायद वो नहीं करते, क्योंकि सत्ता और शासन के अध्ययन करने वाले और प्रशासकों के पद पे रहने वाले अगर इतनी संवेदना और वेदना के साथ अपनी पंक्तियां रख सकते हैं। विजेता साहब जी जो है, जिन्होंने कविताएं और बातचीत में भी हिस्सा लिया है, वो भी अपनी 2 मिनट में टिप्पणी करें सर की रचनाओं पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। सबसे पहले तो सर ने जैसा कहा कि वो कविताएं नहीं लिखते और कवि रही हैं, और उनकी कविताओं में सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि हर एक वो व्यक्ति, कविता वही होती है जो हर एक व्यक्ति को के अंतस को कहीं ना कहीं छू जाए और सुनने के बाद लगे कि वो उसकी स्वयं की आत्म पीड़ा है, स्वयं की आत्म अनुभूति है। तो सर की कविताओं में ये बहुत गहराई से मैंने महसूसा, क्योंकि आज के जीवन की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी चाह अगर किसी की है तो वो यही है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, और कोई होना चाहिए जो उसकी वेदना पर संवेदना के मलहम को लगाए। तो सर की ये कविता जो है वो सभी के वर्तमान जीवन की ट्रेजेडी को उखाड़ती है और कहीं ना कहीं कई प्रश्नों को हमारे सामने लाती है। ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि एक विचार है। हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक खटखटाहट है कि हम अपने आप से प्रश्न करें कि हम क्या कभी किसी की भी वेदना को
संवेदना से सहलाने की कोशिश करते हैं, एक बहुत अच्छा व्यक्ति इंसान बनने की ओर ये कविता हमें ले जाती है। निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत कविता, और बहुत बहुत धन्यवाद सर को हमें सुनाने के लिए।